अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। ठीक है, फेज चेंजेस बेसिकली क्या होती हैं कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि मैटर है, मैटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैटर की जो है वो 3 स्टेट हैं। कौन कौन सी है मेजरली? या तो कोई भी मैटर जो है वो सॉलिड होगा, या फिर कोई भी मैटर जो है वो लिक्विड होगा, या फिर थर्ड हमारे पास क्या है? गैस। प्लाज्मा भी है, बट हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस को ही देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैटर के बच्चे फेजेस हैं। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है एंड गैस फेज में भी एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर सॉलिड स्टेट में है तो आइस है, लिक्विड में वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर आप गैस में देखेंगे तो वेपर्स फॉर्म है। यानी वाटर जो है वो इन तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता है। तो मीन्स जो वाटर में फेज चेंजेस हैं, जब वाटर एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कोई एनर्जी हम उसको देंगे, तभी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। फिर हम उसको एनर्जी देंगे तभी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा ना। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग जो फेज चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। ठीक है, तो एक सब्सटेंस है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब या इवॉल्व करता है, तो उस सब्सटेंस में जो एनर्जी का चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एनर्जेटिक्स ऑफ द फेज चेंज। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज। अब ये जो फेज चेंज है बेसिकली क्या है? ये फिजिकल चेंज है। अब हमारी बुक में वाटर की एग्जांपल ही मेंशन, वाटर चाहे सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है, वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहता है। ये जो फेज चेंज है बेसिकली क्या है? ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं आता, मतलब कंपोजिशन चेंज नहीं होती, जस्ट अ फिजिकल चेंज है। यानी मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। क्लियर? तो मैटर अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, यानी उसमें क्या आएगा बच्चों? एनर्जी चेंज होगा। और जो एनर्जी चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें स्ट्रेंथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की ज्यादा होगी तो एनर्जी जो है वो उसको हमें ज्यादा देनी पड़ेगी कि वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए कंपाउंड। क्लियर? तो यहाँ पे हम दो डेफिनेशन को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। एक है हमारे पास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन दोनों में जो हमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी है वो है बच्चों वाटर की। ठीक है, तो सबसे पहले मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच एफ से। ठीक है, डेल एच जो है वो एंथैल्पी चेंज है, चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन हीट है, और एफ का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। डेफिनेशन देखो, द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, यानी अब्सॉर्ब मीन जो एक सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ अ सॉलिड टू मेल्ट इनटू अ लिक्विड। यानी इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो सॉलिड है वो कन्वर्ट किस में होगा बच्चों? लिक्विड में। तो एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हम इस सॉलिड को दे रहे हैं और ये सॉलिड जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है दैट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल सॉलिड है तो सॉलिड कन्वर्ट किस में हो रहा है? लिक्विड में। यानी यहाँ पे जो सॉलिड है वो क्या होगा बच्चों? मेल्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा कंसर्न किस पॉइंट से होगा? मेल्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ अ सॉलिड टू मेल्ट इनटू अ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली बात है ना, सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में तो हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडीशन क्या होगी? 1 atm इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे बच्चों एग्जांपल हमने किसकी ली है? वाटर की। वाटर सॉलिड स्टेट में है, वाटर को अगर आपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी इसको देना पड़ेगी? विच इज 4.6 किलो जॉल पर मोल। अब आप देखो ये एनर्जी कितनी ज्यादा है, यानी वाटर जो है उसको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। क्लियर? ये जो बच्चों वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है जब हम स्टडी करते हैं ना ग्लेशियर्स को या आइस शीट्स वगैरह। यहाँ पे ये जो वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन है बच्चों ये ज्यादा है, तो वाटर को जो है वो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में आने के लिए। क्लियर? तो ये जो वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन का ज्यादा होना है ये ग्लेशियर्स और आइस शीट्स में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों अक्सर आपने देखा होगा कि जो सर्दियों वाले इलाके ना जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, पहाड़ वगैरह होता है, उनपे बर्फ जो है वो सर्दियों में जम जाती है, आइस की जो है वो शीट्स बन जाती हैं जिसको हम बोलते हैं आइस कैप्स वगैरह। ठीक है, यानी पोलर आइस कैप वगैरह। वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन के ज्यादा होने का हमें फायदा क्या है? तो यहाँ पे देखो बच्चे, हमने कहा कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का ज्यादा है। अब ये ग्लेशियर्स और आइस शीट्स वगैरह का मतलब क्या होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं अर्थ पे जो है जिन पे बहुत ज्यादा बर्फ जमी होती है। अब सर्दियों में क्या होता है कि उन पे बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है। अब सूरज की रोशनी जब इन ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स पे बच्चों पड़ती है तो ये ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स सूरज की रोशनी को बच्चों रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको जो है वो मोड़ देते हैं।
ठीक है। अब जब मोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि जमीन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, मॉडरेट रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर ये ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स नहीं होंगे तो सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट जमीन पे पड़ेगी, जमीन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो बर्दाश्त के काबिल भी नहीं रहेगा, मतलब उसमें जो है वो फिर एग्जिस्टेंस तो होगी नहीं लाइफ की। ठीक है, तो ये जो ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स हैं इनके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और यही वजह होती है कि वाटर की मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के ज़्यादा होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, वो इंक्रीज नहीं करता। क्लियर हो गया। तो अभी जो हमने बात की उसी बात को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब हमने कहा कि वाटर जो है उसकी हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ज्यादा होती है। क्लियर। अगर वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है, मतलब ज्यादा अमाउंट में वाटर को एनर्जी चाहिए अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने के लिए, तो इट मीन्स दैट आइस रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेल्ट। क्लियर। अब होता पता क्या है, वो इतनी बड़ी ग्लेशियर्स होते हैं, बहुत बड़ी आइस होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बच्चों आइस होती है, तो सूरज की रोशनी जब उस ज्यादा क्वांटिटी वाली आइस पे पड़ती है तो वो उसको पिघला नहीं सकती, बल्कि वो जो ग्लेशियर्स हैं वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर हैज अ हाई हीट ऑफ फ्यूजन, यानी आइस रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेल्ट। क्लियर, कि लो मेल्टिंग की वजह से, यानी लो टेम्परेचर की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, फ्लो में लिमिट आ जाएगा। इससे होगा क्या कि आइस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, जमा हो जाएगी जमीन के पोल पर, और इसको हम बोलेंगे पोलर आइस कैप्स। ठीक है, अब पोलर आइस कैप का बच्चों फायदा क्या है, इन ग्लेशियर्स का या आइस शीट का या पोलर आइस कैप का फायदा क्या है, ये रेगुलेट करता है अर्थ टेम्परेचर को। क्लियर, तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले फायदा क्या है, पोलर आइस कैप्स जो है वो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं अर्थ टेम्परेचर को बाय रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट। वही बात कि जब सूरज की रोशनी जो है वो इन ग्लेशियर्स पर, ये इन पोलर आइस कैप्स पे पड़ती है, तो ये जो आइस कैप्स हैं ये सूरज की रोशनी को बच्चे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो जमीन का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, बिकॉज अगर आइस कैप्स नहीं होंगे, अगर ये पोलर आइस कैप्स नहीं होंगे तो सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट जमीन पे पहुंचेगी, जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा वो, क्योंकि वो बर्दाश्त के काबिल भी नहीं रहेगा, और फिर उस पर जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं रहेगी। क्लियर। तो पोलर आइस कैप्स क्या करेंगे, रेगुलेट करते हैं अर्थ टेम्परेचर को, कैसे, बाय रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट। क्लियर। अब दूसरा इसका फायदा ही होता है पोलर आइस कैप का, दैट रेगुलेट द सी लेवल। अब देखो जब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों जब गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में पानी जो है वो कम खुश्क हो जाता है, नदी नालों का, दरियाओं का, तो होता क्या है कि गर्मियों में जो पोलर आइस कैप्स हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। अब जब वो मेल्ट होंगे तो जाहिर सी बात है उनका पानी कहाँ गिरेगा, नदियों में, समुद्र में, नदी नालों में ही गिरेगा ना। तो आइस कैप्स क्या करेंगे, रेगुलेट करते हैं सी लेवल को, यानी पानी के लेवल को रेगुलेट करते हैं बाय स्टोरिंग अ फ्रेश वाटर आइस। ठीक है, वो आइस जो है वो पिघलेगी, उससे जो पानी निकलेगा वो पानी जो है वो ऐसे ही समुद्रों में, नदी नालों में चला जाएगा, और वहां पे जो है वो फिर उनकी जो लेवल कम हुआ था वाटर का वो नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर। ऑब्वियसली बात है सारे नहीं होते। इसका मतलब है बच्चों जो बोथ आइस कैप्स हैं यानी आइसबर्ग्स हैं, यानी जो बर्फ के तोदे हैं, वो स्टेबल होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू आ हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। और ये है फायदा हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर के ज्यादा होने का। वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होने का मकसद ये है कि जो आइस है वो आसानी से मेल्ट नहीं होगी, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए मेल्ट होने के लिए। ठीक है, जो एक तो ये है कि अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जो वाटर का लेवल जो है वो भी ये रेगुलेट करते हैं। क्लियर है। तो ये है बच्चों मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसी का सेकंड पार्ट है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में, यानी लिक्विड से हम बनाएंगे वेपर्स। वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ना होती ज्यादा, वो कम होती, तो फिर क्या होना था, ड्रास्टिक चेंज होना था सीज में और अर्थ इकोसिस्टम में, मतलब एनवायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब होना था। ऑब्वियसली बात है ना, जैसे हमने कहा कि अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, तो अगर वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन कम होती तो फिर तो जो है वो सूरज की रोशनी से सारे के सारी आइस जो है वो मेल्ट हो जानी थी। ठीक है, फिर जमीन का टेम्परेचर क्या होना था, बहुत ज्यादा हो जाना था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच वी से। इसमें सिंपल क्या होगा, इसमें यहाँ पे बच्चों क्या होना है कि जो वाटर की लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो लिक्विड स्टेट है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगी वेपर्स में। अब अगेन यहाँ पे डेफिनेशन देखो सबसे पहले, तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, अगेन अब्सॉर्ब यानी हम अमाउंट ऑफ हीट, अब्सॉर्ब मीन एनर्जी दे रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू अ 1 मोल ऑफ अ वेपर्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है लिक्विड ने वेपर्स में कन्वर्ट होना है, तो क्या हो रहा है बच्चों, बॉइलिंग हो रही है। तो इसके लिए हम कौन सा पॉइंट यूज करेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट यूज करेंगे। क्लियर है। At its boiling point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of vaporization। यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप किसी लिक्विड को दो और वो लिक्विड जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो गया। अब ये जो बच्चों मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस,
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मीन द फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। क्लियर? तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अब जैसे एग्जांपल में हमारे पास है यहाँ पे बच्चों H2O, ठीक है, H2O है, किस फेज में है, ये लिक्विड में है। अब H2O को आपने कन्वर्ट किस में करना है, गैस में। तो इसके लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, 40.6 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? अब इसी तरह बच्चों एक और एग्जांपल है NH3 की, ठीक है, NH3 लिक्विड है, हम इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, NH3 गैस में। क्लियर? अब इसके लिए जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है विच इज 21.7। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है HCl, ठीक है, HCl में हमारे पास HCl लिक्विड है, HCl को हमने कन्वर्ट करना है HCl की गैस में, HCl गैस में। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी विच इज 15.6 किलो जॉल पर मोल। सबसे ज्यादा जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो किसकी है, वाटर की। क्यों? क्योंकि वाटर के दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको याद हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग होती है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अमोनिया के दरमियान में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन वाटर का पर मॉलिक्यूल जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बच्चों, 2, और अमोनिया का पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बच्चों, 1। तो अब आपको देखो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, तो वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतनी ही मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी, मींस हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए। क्लियर? NH3 में पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी होगी 21.7 किलो जॉल पर मोल में। देखो तो हमें याद है कि HCl में परमानेंट डायपोल फोर्सेस होती हैं, दैट इज ऑलरेडी वीक एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसमें जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो भी सिर्फ 15.6 किलो जॉल पर मोल ही होगी। क्लियर है? अब बच्चों लास्ट एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन ऑन द पार्टिकल्स। क्लियर? ऑन द पार्टिकल्स मीन हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर एग्जांपल बच्चों बात करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स, ये है हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स, और ये है हमारे पास गैस के पार्टिकल्स। क्लियर है? तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, ये क्या करती है, ये पार्टिकल्स पर कैसे असरअंदाज होती है, इनका पार्टिकल्स पर बच्चों क्या इफेक्ट होता है। देखो, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन अफेक्ट द पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर बाय प्रोवाइडिंग द इनफ एनर्जी। देखो अब ये मैटर की तीनों स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है सॉलिड, यहाँ पे क्या है लिक्विड, और यहाँ पे क्या है बच्चों गैस। क्लियर? अब ये देखो इसने क्या कहा है कि जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये पार्टिकल्स पर असरअंदाज होती हैं, ठीक है। क्या होगा कि मैटर जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और अपनी किसी दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएंगे। क्लियर? जैसे ये सॉलिड है, जब इसको हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो यही लिखा हुआ है कि दैट मेकअप मैटर बाय प्रोवाइडिंग इनफ एनर्जी। क्लियर? इससे होता क्या है, पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब हमने सॉलिड को एनर्जी दी तो पार्टिकल्स के दरमियान में गैप आ गया थोड़ा सा, बिकॉज सॉलिड में पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म में थे पार्टिकल्स, ठीक है, और जब गैप आया तो वो पार्टिकल्स को हमने कहा कि अब वो लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है? तो इसने क्या कहा कि पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब हम एनर्जी देंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे बच्चे, दूर दूर हो जाएंगे, एंड चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। ऑब्वियस ही बात है, जब हमने सॉलिड को एनर्जी दी तो सॉलिड से वो पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। क्लियर? जब हम इसको एनर्जी देंगे तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। क्लियर? तो क्या होगा कि जब हम एनर्जी देंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और उसी तरह उनकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया? और पार्टिकल्स क्या होंगे एट द एंड जो है वो गेट फ्रीडम टू रिमूव एंड रोटेट इन लिक्विड एंड गैस फेज। तो ऑब्वियस ही बात है सॉलिड में क्या होते हैं कि वो कॉम्पैक्ट होते हैं, लिक्विड और गैस फेज में थोड़े से जो है वो मूव कर रहे होते हैं। क्लियर? तो क्या होगा कि वो पार्टिकल जो है वो फ्रीडम अटेन कर लेते हैं टू रिमूव एंड रोटेट इन अ लिक्विड एंड अ गैस फेज। क्लियर है? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।